नमस्कार, सब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ताजा तरीन खबरों से करेंगे और आज जो समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो दोस्तों आमजन के लिए और विशेषकर वोटरों के लिए बहुत अहम है। तो ये बहुत ही खास समीक्षा आज इस बुलेटिन में हम करेंगे और आज ताजा खबरों की भरमार है दोस्तों। अनेकों ऐसी खबरें हैं और एक ऐसी लेटेस्ट जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं जिसका शायद आपको पता ना हो, और वो उसको लेकर गत दिनों काफी विवाद हुआ था। पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया ने भी एक ज्ञापन दिया था और आवाज बुलंद की थी कि उप जिला अस्पताल की इस बिल्डिंग को, इस भवन को हम बाहर नहीं जाने देंगे। उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आज जो समीक्षा मैं आपको बता रहा हूं वो समीक्षा बहुत ही खास है, आमजन के लिए बहुत खास है और विशेषकर वोटरों के लिए बहुत खास है। तो ये समीक्षा भी आप जरूर सुनिएगा। और आज की ताजा खबरों की भरमार है दोस्तों। और शुरुआत करते हैं आज भादरा वीडीएस संस्थान में एक बहुत बड़ा भादरा इतिहास का मेगा चिकित्सा कैंप और रक्तदान शिविर लगा दोस्तों। और उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग लाभ लेने के लिए पहुंचे और लोगों ने लाभ जमकर भी लिया। 35 प्लस डॉक्टरों की इसमें जो है भागीदारी रही दोस्तों। और समापन होने के पश्चात भादरा के जाट समाज संस्थान ने सभी सेवारत चिकित्सकों का, जिन्होंने कैंप में सेवाएं दी, सेवा करने वाले सभी चिकित्सकों का सम्मान किया गया, समर्थ चिन्ह प्रदान किया गया उनको। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गंगानगर के टाटिया चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से ये कैंप का आयोजन दोस्तों किया गया था और क्षेत्रीय विधायक संजीव बेनीवाल भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। तो बहुत बड़ी भीड़ रही आज इस कैंप में। कल भी एक कैंप लगा था विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में, और वो कैंप लगाया था डॉक्टर नरेंद्र राजपाल बेनीवाल द्वारा। और जो बीएमडी जांच थी 2,000 रुपए की दोस्तों, वो फ्री की गई थी। बड़ी संख्या में लोग उस कैंप में भी भाग लेने के लिए पहुंचे थे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, 1 जनवरी को नए साल से रामतलाई धाम में हर वर्ष की भांति सत्संग और विशाल भंडारे का कार्यक्रम श्री श्यामानंद जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है दोस्तों। करुणानंद जी महाराज जो कि प्रमुख कथावाचक है हमारे क्षेत्र के और श्यामानंद जी महाराज के शिष्य है, रामतलाई धाम में आप निवास करते हैं, उनकी अगुवाई में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और हर वर्ष की भांति सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ भंडारा में और सत्संग में दोस्तों नए साल पर लोग पहुंचते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, मैं जल्दी से आपको बताऊं तो रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के कल जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों भादरा क्षेत्र के विपर समाज ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। और विशेषकर विदिश दत्त शास्त्री जो प्राचार्य हैं धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के, उनके सानिध्य में और विपर फाउंडेशन के अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसमें युवा अध्यक्ष शिव शंकर शर्मा और वरिष्ठ विपर बंधु दीवान चंद शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा आदि भी बड़ी संख्या में विप्रजन इसमें शामिल हुए। इसके अलावा जल्दी से बात करें अन्य खबरों की तो आज एक और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया भादरा में दोस्तों। दक्ष प्रजापति चौक जो सरसा बाईपास पर बना था पूर्व में, उसमें मूर्ति का अनावरण का भव्य कार्यक्रम आज किया गया। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, बड़ी संख्या में अतिथि जन, हरियाणा के मंत्री सहित भादरा के विभिन्न पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक संजीव बेनीवाल सहित अनेकों नेता दोस्तों यहाँ इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे। रणवीर सिंह गंगवा मंत्री है कैबिनेट मंत्रालय में हरियाणा में दोस्तों, उनके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे और कुमार समाज के लोग बड़ी संख्या में विशेषकर यहाँ पहुंचे। इसके अलावा गुड़ मंडी में जो 2-3 दिन पहले दोस्तों एक दुकान पर, श्रीनिवास जी मित्तल जी की दुकान पर जो चोरी हुई थी, उसको लेकर सुराग बड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं पुलिस सफलता तक पहुंच भी रही है। एक बंदे को अभी तक गिरफ्तार किया गया है
और जो 40,000 की चोरी हुई थी विनय मित्तल ने, जो दुकान मालिक है, संचालक है, उनके द्वारा बताया गया था और एफआईआर दर्ज भी करवाई गई थी पुलिस थाना में। बहुत जल्दी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोरों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही है, लेकिन एक बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मैं आपको इन आरोपियों के नाम बताऊं तो तालिम पुत्र सफी मोहम्मद जो है वार्ड नंबर 22 भादरा के, उनको पकड़ लिया गया है। उनके साथ एक और शख्स को राउंड अप किया गया था। कल 2 शख्स को राउंड अप किया गया था। एक की गिरफ्तारी दिखाई है। एक शख्स के बारे में कस्बे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इसको छोड़ दिया गया या फिर उसका नाम निकाल दिया गया। क्या उसको लाभ देना चाह रही है पुलिस या क्या मामला है, इसको लेकर भी हम आपको जल्द बताएंगे। तो कुल मिला के अभी पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि एक आरोपी, अभी मुख्य आरोपी जो है वो फरार है और उसका नाम जो है वो है दोस्तों, फरार जो आरोपी है सोहेल इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि शिवपुरा बास बादरा का ही रहने वाला है। सीसीटीवी में 3 शख्स दिखाई दे रहे हैं, 3 जो है चोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक को मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो फरार बताया जा रहा है और एक को पकड़ा गया है। तो एक फिर कहां है, क्या तीनों पकड़े जाएंगे, इसके ऊपर हमारी नजरें बनी रहेगी। दोस्तों हम आपको इसकी सटीक जानकारी आगे देंगे जैसे ही हमें इसकी खबर प्राप्त होगी। दोस्तों नरेंद्र कसवा को पीलीबंगा बार संघ का तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। भादरा से रिलेटिव है दोस्तों, डॉक्टर सुरेश चौधरी, एसपी सिंह जी, इनके परिवार से रिलेटिव है ये। और इनकी 2 सिस्टर जो एसपी सिंह जी की और डॉक्टर सुरेश चौधरी की धर्मपत्नियां हैं, वो नरेंद्र जी की सिस्टर है। तो इस खुशी के अवसर पर दोस्तों पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और तीसरी बार बार संघ का अध्यक्ष बनने पर नरेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो उज्जवलवास गांव की बेटी प्रियंका सहारण दोस्तों राष्ट्रीय गोरक्षक सेना की जिलाध्यक्ष बनी है। ये भी शानदार उपलब्धि है और महिला इकाई की जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इनको प्रदेश अध्यक्ष सुल्तान सिंह गुज्जर की अनुशंसा पर इनको अनिता जांगिड़ जो कि महिला इकाई की जिलाध्यक्ष है, उनके द्वारा नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, सीजन है सर्दियों का और सर्दियों के सीजन में खेलों के प्रति लोगों में बड़ा एक प्रकार से जुनून रहता है और क्रिकेट का तो विशेषकर पूरे भारत में जुनून रहता ही है, क्योंकि भारत में क्रिकेट की जो एक प्रकार से क्रिकेट का नाम है पूरे विश्व में भारत में। इसीलिए दोस्तों भारत में क्रिकेट जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 दिसंबर को कलाना गांव में एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है 25 दिसंबर से। तो इसमें प्रथम प्राइज जो है 15,000 और द्वितीय प्राइज जो है 8100 रुपए और सीरीज जो है मैन ऑफ द सीरीज वो है 1100 रुपए। इसी तरह खजवाड़ा गांव में भी 25 दिसंबर को एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपए है, जबकि द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपए और मैन ऑफ द सीरीज 1,111 रुपए के रूप में है। इसी प्रकार सेरडा में भी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है 25 दिसंबर को ही। 21,000 रुपए की प्रथम इनाम राशि इसमें रखी गई है, 11,000 रुपए दूसरी उप विजेता टीम को, जबकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2100 रुपए रखे गए हैं। 27 दिसंबर को करणपुरा गांव में भी शहीद भगत सिंह विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए और उप विजेता को 11,000 रुपए, मैन ऑफ द सीरीज 1,000 रुपए दी जा रही है। तो इस प्रकार से क्रिकेट का जुनून जो है क्षेत्र में सर चढ़कर बोल रहा है। अब जो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा था, जो जानकारी मैं आपको बता रहा था, जिसको लेकर बलवान पूनिया ने भी ज्ञापन दिया था, उसके बाद में समीक्षा करेंगे उस खास विषय पर। बलवान पूनिया ने दोस्तों आवाज बुलंद की थी कि उप जो अस्पताल है भादरा का, उप जिला अस्पताल, उसको कहीं नहीं जाने देंगे, यही रहेगा। उसके लिए हम जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। उसको बताया जा रहा है दोस्तों, उसकी जल्द ही उसका निर्धारण भी होने जा रहा है और ये शिफ्ट होने जा रहा है जो राजकीय कॉलेज बनवाया था बलवान पूनिया ने कस्बे से बाहर भीड़ में, उससे जस्ट आगे जिला उप स्वास्थ्य केंद्र को ले जाया जाएगा दोस्तों। वहां एक बहुत बड़ी भूमि इसके लिए आरक्षित की जा रही है। इसकी प्रथम सूचना अभी हमारे पास आई है, इसकी डिटेल हम बताएंगे आपको
पूरी तरह से मन बनाया जा चुका है और वहां इसको शिफ्ट किया जाना है। तो इस बिल्डिंग का क्या होगा, यहाँ किस प्रकार का कार्य चलता रहेगा उप जिला अस्पताल का, और यहाँ कितना क्या क्या विभाग रखा जाएगा, क्या चिकित्सक यहाँ बैठेंगे, इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे देंगे। लेकिन जो पहले सबसे पहले खबर आई थी रामतलाई धाम के पास जो मार्ग है वहां, तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद में पटवा के पास में जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल था उससे आगे इसको स्थापित करने की बात थी, उसको भी एक प्रकार से कैंसिल कर दिया गया। अब जो नई खबर आई है वो भीड़ भादरा में, अर्थात राजकीय कॉलेज से जस्ट आगे, तो इस मार्ग के ऊपर अब गहमा गहमी बढ़ने वाली है। और यही एक मार्ग था दोस्तों जो भादरा में तेजी के साथ विकसित नहीं हो रहा था। हालांकि और आप रोड देखेंगे, नौर रोड देखिए आप, हिसार रोड देखिए आप, आदमपुर रोड देखिए आप, या फिर आप डोबी रोड ही देखिए, वो भी कुल मिला के डेवलप हो रहा है। लेकिन सावा रोड बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा था अभी। तो इसकी आगे इसमें गहमा गहमी बढ़ने वाली है, जमीनों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर हमारी नजरें दोस्तों बनी रहेगी। अब हम दोस्तों बात करेंगे उस समीक्षा को लेकर, और ये समीक्षा है दोस्तों आपके लिए विशेष है। आम जन, आम लोग कैसे किसी नेता का चुनाव करते हैं, इसके लिए उनके दिमाग में क्या सोच होती है, किस प्रकार प्रभावित होते हैं नेताओं से आमजन, बहुत खास विषय है दोस्तों। इसके ऊपर आज हम समीक्षा कर रहे हैं, और भादरा के नेताओं को भी इसमें कितने फिट होते हैं, किस प्रकार से हैं, हम इसको लेकर भी उनको भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जो पहले का पैटर्न था आम जन के सोचने का और नेताओं के साथ लगने का। आपको याद होगा पहले जो अनाउंस होते थे, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, पढ़ा लिखा, मिलनसार, जागरूक, जुझारू आदि आदि। ये एक प्रकार से पब्लिक की सोच भी थी उस समय कि ये चीजें हमारे नेता में होनी चाहिए, हम उस नेता के साथ लगेंगे। और इन चीजों पर कौन नेता खरा उतरता है तो अपना प्रचार बखूबी नेता करते थे कि हमें हमारे नेता में कि ये इतने गुण हैं, आप इनके साथ लगो। और जनता फिर परख करती थी कि रियल में जो बताए जा रहे हैं वो गुण है भी या नहीं, और उस समय फिर जनता जो है नेताओं के साथ लगती थी। लेकिन आजकल नेताओं को किस प्रकार चुना जाता है, क्या चीजें और जुड़ गई है, किस प्रकार राजनीति में बदलाव हुआ है, भारत की राजनीति में, स्टेटों की राजनीति में, हमारे क्षेत्र की राजनीति पर ही हम ज्यादातर फोकस डालेंगे दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो एक व्यक्तित्व नेताओं का देखने लगे हैं लोग, छवि उसकी कैसी है, दबंगता है या नहीं है, काम वो करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। दबंगता से याद आई सुखदेव सिंह ने जो चुनाव लड़ा था दोस्तों 2013 में, और उनकी यहाँ जो पांव जमे थे वो एकमात्र इस फैक्टर से ही जमे थे कि उनमें दबंगता है, और वो यहाँ 33,000 प्लस वोट भी ले गए थे। तो कुल मिला के बहुत सी ये फैक्टर है, बड़े इफेक्टिव है, हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ा रोचक विषय है, आप बने रहिएगा और इसको गौर से आप सुनिएगा, और आप खुद स्वीकार करेंगे कि रियल में ऐसा हो रहा है और हम अचानक कहाँ आकर खड़े हो गए हैं, कहां से चले थे कहां आकर खड़े हो गए हैं। और आजकल की राजनीति, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, परिवेश है, वो कहां चला गया है, हिंदू मुसलमान आदि आदि क्या क्या इसमें समावेश हो गया है। तो हम इस सब की बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के अब जो इसमें नया कुछ शामिल हो रहा है वो व्यक्तित्व देखने लगे हैं, छवि कैसी है, दबंगता, और विकास पुरुष की छवि है क्या, बैकग्राउंड क्या है, कभी विकास किया है क्या, इस क्षेत्र में रहे हैं, पहले विधायक बने हैं तो क्या किया, आदि आदि ये भी देखने लगे हैं। उनकी पूर्व की छवि कैसी है, और इसके अलावा वक्ता शैली कैसी है, और पार्टी कौन सी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विषय है दोस्तों, पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है कि बीजेपी है कि माकपा है कि बसपा है, कि उस हिसाब से भी वोट मिलते हैं। तो ये भी प्रमुख चीज है, मेन जो पार्टियां हैं उसका वो कैंडिडेट है या नहीं है, और उनका कैंडिडेट है तो ये चीजें उनमें है या नहीं है, या फिर कौन इसको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे पीछे मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की कितनी बड़ी टिकट अजीत बेनीवाल को दी गई और वोट 3,000 भी नहीं आए। तो ऐसा भी होता है। अब ये चीजें देखने लगे हैं लोग, वो चीजें नहीं थी जो मैं बता रहा हूं।
तो वो चीजें नहीं थी, तो वो मुख्य टक्कर में नहीं आ पाए, और नहीं आ पाए तो इसका लाभ कांग्रेसी वोट बैंक जो था विचारधारा का, वो सारा का सारा बलवान पूनिया को मिला। और यही रीजन रहा कि दोनों ही नेता बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल 1-1 लाख वोटों से क्रॉस कर गए, और चुनाव जो है बड़ा फंसा हुआ, कड़ा टक्कर में, जबरदस्त घमासान वाला, पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय वाला रहा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसकी, लेकिन इन चीजों के अलावा जो अब शामिल हुई है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें और शामिल हुई है। मैं आपको बताऊं तो देश प्रेम की भावना कैसी है हमारे नेता में, ये भी मायने रखने लगा है। और एक प्रमुख चीज और है, वो है कैसा धर्म प्रेमी है। अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो मुस्लिम धर्म के प्रति वो कैसा नजरिया रखता है, उसकी सोच कैसी है, क्या उनका हमदर्द है, उनके साथ उनका संपर्क कैसा है, पूर्व में कैसा रहा। और अगर वो हिंदू धर्म से है और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो फिर हिंदुओं के साथ उनका कैसा रिलेशन है ना। अजीब एक प्रकार से नई चीज शामिल हुई है इस राजनीतिक वर्तमान की राजनीति में, और इसीलिए हमने ये विषय चुना है। दोस्तों आपको भी जानने का हक है, और वर्तमान की जो राजनीति है उसके ऊपर हम अपना नजरिया बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमसे सहमत हो, ये कतई जरूरी नहीं है। ये हमारे एक प्रकार से समीक्षा है, पर्सनल विचार है, और हमारे विचार वही होते हैं जो हमें आसपास के परिवेश में आम जन की भावनाओं की और चर्चाओं में जो हमें मिलता है, वही हम समीक्षा के साथ आपको परोसते हैं या पेश करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों धर्म प्रेमी वो कैसा है, ये भी इसमें शामिल होगा। और इसके अलावा एक चीज तो और है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन कौन सी जाति का है, कौन से जाति वर्ग का है, गैर जाट है कि जाट है कि मुस्लिम नेता है, वो कैसा है जिसको टिकट मिली है। दोस्तों इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, एक बड़े फैक्टर बनते हैं ये सारे, और इन फैक्टरों पर डिपेंड होता है उस नेता का चुनाव परिणाम, उसकी चुनावी कैंपेन, और उसकी ये सारी चीजें देखते हैं आजकल लोग। तो आजकल इसीलिए पता नहीं लगता, और विशेषकर भादरा की राजनीति के परिवेश में मैं आपको बताऊं तो यहां फैक्टर ज्यादा काम करते हैं। मैंने पूर्व में कई बार आपको बताया है, नोर भादरा, राजगढ़, तारनगर, इन क्षेत्रों में भादरा में फैक्टर्स ज्यादा काम करते हैं। तो इन फैक्टरों में कौन सा नेता मजबूती के साथ डटा है। अब संजीव बेनीवाल को लीजिए, क्योंकि लालचंद रूडी का, ज्ञान सिंह जी का युग एक प्रकार से बीत चुका है, लालचंद रूडी स्वर्गवासी हो चुके हैं, ज्ञान सिंह चौधरी जो है राजनीति से कब के आउट हो चुके हैं, लंबा समय हो गया उनको चुनाव मैदान में उतरे हुए। तो अब बात करें सबसे धुरंधर राजनीतिज्ञ की, लंबा एक एक्सपीरियंस रखने वाले राजनीतिज्ञ की, तो संजीव बेनीवाल का नाम स्वतः ही आगे आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बाद में, लालचंद जी और ज्ञान सिंह जी के बाद में, यही एकमात्र नेता है जो तीसरी बार विधायक बनी है और 15 वर्षों का शासनकाल कर लेंगे। लालचंद रूडी से भी कहीं ज्यादा। लालचंद जी हालांकि 3 बार विधायक बने, लेकिन 15 वर्षों का शासन पूरा नहीं करे। हाँ, ज्ञान सिंह जी ने 15 वर्षों का शासन पूरा किया है, अपनी हर योजना में 5 वर्ष शासन किया है। वो सरकार 5 वर्ष चली थी, उससे पहले सरकारें 2.5 वर्ष में, 2 वर्ष में गिर जाया करती थी और फिर से चुनाव होते थे। तो बात कर रहे हैं हम संजीव बेनीवाल की। इनकी राजनीति की गहराई थोड़ी डीप दिखाई दे रही है। इनकी कोई स्पष्ट एक प्रकार से ये खुलकर किसी चीज में छवि बनाने में विश्वास नहीं रखती, ये सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हालांकि कितने खरे उतरते हैं, देश में राजनीति किस सरपट पटरियों पर दौड़ाई है और है, ये एक मतलब चर्चा का विषय हो सकता है, आपकी और मेरी हो सकता है इसमें सोच भिन्न हो, लेकिन संजीव बेनीवाल उसको फॉलो करते हुए नजर जरूर आते हैं। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलते हैं, लड़ाई झगड़े में कतई विश्वास नहीं रखते। ये बड़ी पॉजिटिविटी है संजीव बेनीवाल की, और यही कारण है कि बलवान पूनिया के विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने के रियल में बलवान पूनिया ने विकास करवाया था। हालांकि सड़कें जो टूटी, सड़कों में जो घपले हुए और हुए, ये उनके अगेंस्ट गया, ये एक अलग बात है, लेकिन विकास उन्होंने करवाया था। तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े, बड़े एक रिस्क भी ली थी।
हालांकि संजीव बेनीवाल सिर्फ बलवान पूनिया की खिलाफत करते हुए ही चुनाव जीत गए। इसका रीजन तो कहीं ना कहीं बलवान पूनिया की कमजोरी से ही लिया जा सकता है, क्योंकि संजीव बेनीवाल राजनीति में उन पर भारी पड़े, छवि जो थी उसके चलते भारी पड़ गए और वो जीत गए। और बलवान पूनिया ने जो गत 82,204 वोट अर्जित किए थे, इस बार जो वोट लिए संजीव बेनीवाल ने उससे डबल वोट लेकर ये साबित किया कि इस नेता से हम सुपर है। बेशक जो परिणाम था चुनाव का वो 1100 वोटों का ही रहा, अंतर जो था। तो ये अंतर होता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं राजनीति में आमजन की आजकल क्या सोच हो गई है। तो अगर जाति वर्ग देखते हैं और आप हमारे कस्बों के इर्द गिर्द देख लीजिए, जाट बेल्ट है हमारा आसपास का क्षेत्र का, लेकिन यहाँ दबेश्वर में एक चीजें चल रही है। मैं बादरा के परिवेश में भी बोल दूं तो यहां भी चर्चाएं चल रही है। सुखदेव शेखावत के टाइम में तो वो चर्चाएं काफी मुखर हुई थी, अब वो चर्चाएं मुखर नहीं हो रही, क्योंकि कोई गैर जाट नेता नहीं है। अभी सारे के सारे जाट नेता ही है, और कोई गैर जाट नेता कभी भविष्य में आएगा तो फिर ये चीजें होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये एक प्रकार से स्वाभाविक भी है। और क्योंकि अपना नेता, जैसे आज दक्ष प्रजापति चौक का मूर्ति का अनावरण हुआ, तो जाहिर है स्वाभाविक ही है कुमार समाज के लोग बड़ी संख्या में वहां मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो वर्ग था वहां भीड़ के रूप में वो कुमार समाज का था, बाकी सर्व समाज के लोग भी थे। तो ये एक सहज सी एक प्रकार से बात है, इसके ऊपर ज्यादा जोर देने वाली आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो राजनीति का स्वरूप बदला है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, और ये तो सर्वविदित है। सफेद कुर्ता पजामा पहनना कतई जरूरी नहीं रहा नेताओं के लिए। रहा है तो आप बताइए। पहले एक पहचान हुआ करती थी कि नेता मतलब एक नेहरू जी जैसी या गांधी जी जैसी या जैसी भी है, टोपी लगा के आए, सफेद कुर्ता पजामा पहने, वही नेता दिखते थे कि वो रहे नेताजी। सभी के वस्त्रों से अलग वस्त्र, लेकिन आजकल जरूरी नहीं है। आजकल पैंट शर्ट भी पहनते हैं, जीन्स भी पहनते हैं, कुर्ते पजामे भी पहनते हैं, कोटी भी पहनते हैं, जैकेट भी पहनते हैं। सारी आजकल ड्रेस एक प्रकार से मायने नहीं रही। युवाओं की भागीदारी ज्यादा हुई है पहले की बनिस्बत, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हुई है पहले की बनिस्बत, और ये महिलाओं की सांसद और विधायकों के रूप में पहुंचने वाली संख्या से भी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। धर्म आधारित राजनीति का चलन तेजी से बढ़ा है, ये मानना पड़ेगा आपको, हमको, सबको। हम देख भी रहे हैं। तो एक सार मैं आपको बताऊं तो जहां जितने धर्म से जुड़े लोगों की बाहुलता वाला क्षेत्र है, वहां उसी प्रकार का नेता जीतेगा। ये भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश आदि आदि कहीं भी क्षेत्र भारत में किसी स्टेट का आप उदाहरण लीजिए, ये आपको मिलेगा। तो स्थापित नेता की एक प्रकार से, कोई स्थापित नेता होता है, उसकी अनदेखी कर दूसरे को टिकट दी जाती है, तो जरूर थोड़ा बहुत वहां जो है समीकरण बदल जाएंगे। लेकिन अगर पार्टियां समझदारी से और फैक्टरों को नजरअंदाज नहीं करते हुए टिकट देती है, तो वो कैंडिडेट आसानी से जीत जाएगा धर्म आधारित राजनीति के चलते। और पहले सिर्फ अल्पसंख्यकों को, अर्थात मैं सीधा आपको बता दूं, मुस्लिम समाज के वोटरों को, एक वर्ग को देखकर ही सारी नेता रणनीतियां तय करते थे, बिल्कुल करते थे। और ज्यादातर तवज्जो भी मिलती थी कि अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया, अल्पसंख्यक समाज किसके साथ है। अगर अल्पसंख्यक समाज इस नेता के साथ है तो निश्चित रूप से इनकी जीत होगी। ये आप और हम सभी इस तरह की बातें करते थे, इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है, आप भी महसूस करते होंगे। और उनको एक प्रकार से कारगर वोट बैंक के रूप में राजनीति का एक बहुत बड़ा एक प्रकार से वो स्तंभ माना जाता था चुनाव जीतने के लिए। अब हिंदू बाहुलता वाले इलाकों में हिंदू नेताओं की छवि जो है वो एक प्रकार से उसमें वर्दी हुई है, नेता भी इस प्रकार से ज्यादा है। और जो पुराने स्थापित नेता थे वो हिंदूवादी छवि और सनातन की छवि के करीब पहुंचे हैं, और वो अपने आप को ज्यादा ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं।
तो वो अब उनके प्रति जनता का वो एक प्रकार से रुझान भी बढ़ा है। और मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों में मुस्लिम नेताओं के प्रति भी यही रुझान बढ़ा है। तो कुल मिला के अब अगर देखा जाए तो हालांकि मैं इनकार नहीं कर रहा, कॉमन छवि वाला नेता आज भी कारगर होता है। कॉमन छवि वाला जो नेता है आज भी कारगर होता है, और वो विधायक भी बनते हैं, वो सांसद भी बनते हैं, और वो अच्छे खासे वोटों से जीतते भी है। हाँ, इसके लिए क्योंकि मैंने ऊपर बताया था आपको, व्यक्तित्व, छवि, दबंगता, विकास पुरुष की, देश प्रेम की, धर्म की, ये सारे फैक्टर्स है। कौन सा फैक्टर बड़ा हो जाएगा, कौन सा छोटा हो जाएगा, ये तय करना कुशल राजनीतिज्ञ और गणितज्ञ के एक प्रकार से बस की बात है। और इसके लिए बड़ी भारी कैलकुलेट करना पड़ता है सारी चीजों को, तब जाकर हम अंदाजा लगा पाते हैं कि कौन सा नेता किस प्रकार आगे निकलेगा और जीतेगा। मामूली अंतर से संजीव बेनीवाल जीते, लेकिन कौन कौन से फैक्टर काम किए हमने पहले भी बताया, पहले भी बता चुके हैं समीक्षा में। तो इसका आप अंतर समझिएगा। और आगे के लिए मैं आपको बता दूं, जो नेता एक प्रकार से या तो कॉमन छवि रखेगा या फिर बढ़ते वोट बैंक, जिस प्रकार से बाहुलता जिस वर्ग की ज्यादा है उस वर्ग की भावनाओं को आहत करेगा या उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं करेगा, उस नेता को आगे चाहे बादरा हो, नोर हो, कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, संसदीय क्षेत्र हो, उनको दिक्कत आएगी। ये तय है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है राजनीति में। अब पहले एक प्रकार से मैं वो शब्द यूज कर लेता हूं, भेड़चाल की तरह जनता जो है नेताओं को वोट देती थी, और एक तरफा उनकी बस इस बार तो उस नेता की लहर है, और उस लहर में आंधी की तरह सब कुछ बहा देते थे, और सामने जो नेताजी है उनकी जमानत जब्त हो जाती थी। आजकल ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में देखिए आप, अगर बलवान पूनिया को नकार दिया, संजीव को जनता विधायक बना रही थी, तो क्यों 1 लाख वोट दिए? ऐसा नहीं है। दोनों ही विचारधाराओं के वोट जो है अपनी अपनी तरफ से जो है अपने नेता के पक्ष में जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन जीतेगा कौन? जिसके फेवर में ज्यादा फैक्टर्स काम करेंगे, और जिसका कोई मजबूत फैक्टर हो वो कमजोर पड़ेगा, तब उसको हारना पड़ेगा। तो फैक्टर आप मजबूत अपना बना रहे हैं, तो उसको आप भली भांति परखना होगा कि ये फैक्टर कितना कारगर हो सकता है। क्या इस फैक्टर की आगे हवा तो नहीं निकल जाएगी? हवा निकल जाएगी तो टाई टाई फिश ये नहीं हो जाएगा। ये बड़ी बुद्धिमानी की बात है राजनीति में। तो दोस्तों, अगर भादरा के परिवेश में बात करें तो वर्तमान में संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया, जयदीप डूडी, डॉक्टर सुरेश चौधरी भी प्रयासरत है अपनी एक और पारी खेलने के लिए। अब एक चीज मैं आपको बताऊं तो जयदीप डूडी 20 वर्ष हो गए हैं उनको एक प्रकार से राजनीति से चुनाव लड़े हुए, 20 वर्ष के करीब होने। 2008 में विधायक बने थे, 13 तक विधायक रहे, और 13 में संजीव बेनीवाल फिर विधायक बन गए। तो उनकी गलत राजनीतिक कदम के चलते उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और सत्ता से दूर हो गए वो। अब उनका लंबा गैप हो गया, पब्लिक में उनकी छवि धुंधली हो गई। उनके लिए बैकअप करना, वापस मेकअप करना, वोटरों को वापस लुभाना, अपने खेमे में जोड़ना, अपने समीप बुलाना बड़ा भारी जोखिम का काम हो गया। उनको बड़े भारी जतन करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी की। 2003 में विधायक बने आप, तो आपको भी 25 वर्ष से अधिक हो जाएंगे जब चुनाव होंगे 2028 में। 28 में तो टाइम है, हो सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर ये बिल पास हो गया तो 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे, और तब तक डॉक्टर सुरेश चौधरी को 26, जयदीप डूडी को 21 वर्ष का लंबा समय हो जाएगा। तो सुरेश चौधरी के लिए भी राहें आसान नहीं है। पहले एक प्रकार से प्रैक्टिकल किया जा रहा है इस बढ़िया परिवार की तरफ से। कभी एसपी सिंह अपनी भाग्य किस्मत आजमा रहे हैं, और फिर कभी वापस सुरेश चौधरी आ रहे हैं, कभी सुरेश चौधरी दूरी बना लेते हैं, फिर एक बार वापस भाग्य आजमाते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रकार से प्रैक्टिकल दौर चल रहा है बढ़िया परिवार के लिए। इस बार वो दौर कैसे कामयाब होगा ये देखने वाली बात है। हमारी नजरें भी बनी रहेगी। डॉक्टर सुरेश चौधरी 1 जनवरी को बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, और इस सम्मेलन में एक पुस्तक का भी वो संभवतः विमोचन कर रहे हैं। और आजकल जो राजस्थान जन चेतना मंच है उसके बैनर तले वो
कुछ भलाई के कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर भी हम जल्द ही उनकी खबर भी अच्छी बढ़िया दिखाएंगे और उनसे साक्षात्कार भी करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र के लिए जरूरी भी है, लोगों को जानना जरूरी है नए नेता कौन आ रहे हैं। और नए नेताओं के प्रति एक बार तो थोड़ा होता है, हालांकि ये नए नहीं है और नया नेता हम मान सकते हैं बजरंग सहारण को, तो उनकी क्या भूमिका रहेगी ये देखने वाली बात है। तो वो भी अभी क्षेत्र में बने हुए हैं, उनकी राजनीति भी जब चुनाव होंगे तो 10-11 वर्षों की हो जाएगी। भादरा में राजनीतिक सफर उनका 10-11 वर्षों का हो जाएगा, तो उनको जनता क्या तवज्जो देती है ये भी देखने वाली बात है। और नए नेता कौन आते हैं, नए नेताओं के प्रति एक फैक्टर काम करता है यहाँ। अगर वो चेहरा मजबूत है, राजनीतिक घराने से है और वाकई में उसमें जो मैंने ये चीजें बताई आपको, जो ऊपर 5-7 चीज पहले हुआ करती थी, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, पढ़ा लिखा, मिलनसार, जागरूक, जुझारू आदि आदि, और उसके बाद में अब जो शामिल हो गया व्यक्तित्व, छवि, दबंगता, विकास पुरुष की छवि, देश प्रेम और एक प्रकार से धर्म प्रेम, कौन से जाति वर्ग का है, आदि आदि, इनमें वो खरा उतरेगा नया आने वाला नेता, नया चेहरा, तो पब्लिक उनको हाथों हाथ जरूर लेगी और उनके फेवर में भी कुछ फैक्टर्स जरूर काम करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आने वाला चुनाव होगा उसकी तस्वीर क्या रह सकती है। ये नेता तो जिनके नाम मैंने सारों के लिए हैं, वो पता नहीं खड़े होंगे या नहीं होंगे, उनका राजनीतिक कैरियर इसी प्रकार चलेगा या कोई नया आ जाएगा। लेकिन भाजपा यहाँ प्रमुख दल होने वाला है जो चुनाव लड़ेगी, उसमें कांग्रेस होगी या नहीं होगी ये बलवान पूनिया की राजनीति पे डिपेंड करता है, किसको टिकट दी जाती है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ हाशिए पर चली गई है। और माकपा का क्या वजूद रहता है, बलवान पूनिया क्या अपनी छवि बरकरार रख पाते हैं। अगर कांग्रेस का मजबूत नेता आता है तो माकपा को एक प्रकार से थर्ड फ्रंट के रूप में ही तवज्जो मिलेगी, जैसे बसपा रही है। और पहले जब माकपा बसपा हुआ करती थी वहीं जाने का खतरा रहेगा, क्योंकि यहाँ वोट मिले हैं वो बलवान पूनिया को मिले हैं, माकपा को नहीं मिले थे। तो कहने का मतलब बलवान पूनिया का डिसीजन भी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमारी नजरें बनी रहेगी, आगे भी हम कोई नया विषय लेकर आपके सामने आते रहेंगे। और दोस्तों आज एक प्रकार से जन्म है एक महान गणितज्ञ श्री निवासन का, जो कि 1887 में आज के दिन उनका जन्म हुआ था। और आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ था 1666 में, 10वें सिखों के वो गुरु रहे हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।